इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास के हिस्ट्री। ठीक है, 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 3 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर का मतलब हिस्ट्री जो होगा उसका तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसी तरह से आपको चौथे पांचवें जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और आपको इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के कंटेंट, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। तो इसके आज के इस सेशन को हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, जो क्लास 12th का है और हिस्ट्री, और ये पार्ट 3 है इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि महाभारत में किस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ग्रंथ, किस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है महाभारत में। तो महाभारत को हम लोग महाभारत जो है ना, इसको हम लोग स्मृति सिन्हा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाभारत में कुल आपको यहाँ पे 8 खंड को हम लोग पर्व के विभिन्न नाम से जानते हैं। उसके 8 खंड होते हैं। ठीक है, और इसको 3 समूहों में मतलब क्या किया गया, बांटा गया है मेनली, उसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में किस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। मतलब महाभारत जो थी ग्रंथ बा, ठीक बा, उनमें कौना मतलब कौना संबंध किस चीज़ का एक तरह से उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिले बा विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह का मतलब कि यदि किसी स्त्री का विवाह हो गया है और उसका हस्बैंड अगर मर गया तो मान लीजिए कि वो एक तरह से विधवा हो गई। ठीक है, तो विधवा होने के संबंध में क्या फिर से वो विवाह कर सकती है। तो फिर से जब वो विवाह करेगी ना तो वो होता है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ये प्रथा होता है, ग्रंथ नहीं प्रथा होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद ये दिया सती प्रथा। तो सती प्रथा जो था ना, ये 1857 की क्रांति में अगर पढ़िएगा ना हिस्ट्री में ही आगे आपको आगे से थोड़ा अगले चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी ना, उसमें ये सामाजिक कार्य के तौर पे बताया जाता है कि सती प्रथा जो था ना भारत में पहले प्रचलित था। यानी किसी स्त्री का अगर उसका हस्बैंड मर जाता था तो उस कंडीशन में उस स्त्री को भी क्या किया था, जलाया जाता था उसके पति के साथ ही। तो वो था सती प्रथा। ठीक है, बट अंग्रेजों ने ना इसका बहुत कड़ा विरोध किया कि अगर किसी स्त्री का मतलब किसी के मर्द मतलब अगर डेथ कर रहा है, ठीक है, यानी हस्बैंड डेथ कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी स्त्री को नहीं जलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया कि इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, समझ रहे हैं। तो उसमें बहुत से लोगों ने जो समाज के अंदर थे इस प्रथा को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते थे भारत के, उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, और फाइनली राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा को अंत भी कर दिया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने को आगे मिलेगा। अगला करें कि पशु बलि का अभी के टाइम में प्रचलन है। ठीक है, तो यहाँ पे महाभारत में किस प्रथा का उल्लेख मिलता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, महाभारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही हो जाए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संपूर्ण महाभारत कितने खंडों में विभक्त है। देखिए यहाँ पे जैसे बात करें, अगर कोई सीरियल जब निकलता है ना, जैसे छोटी बहू, मझली बहू या किसी तरह का जब सीरियल निकलता है, ठीक है, चाहे नागिन वाला, तो उसमें भी खंड बनाए गए होते हैं। ठीक है, इन द सेम सेंस में सभी जितने भी सीरियल वगैरह होते हैं ना, या चाहे ग्रंथ की बात करेगा हम, तो सब में कुछ ना कुछ खंड होता है कि हाँ इस खंड में यहाँ से यहाँ तक के खंडों में क्या मिलेगा, कुछ आपको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के खंडों में इस बात की जानकारी मिलेगी आपको। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 365 आर्टिकल है। ठीक है, कितना आर्टिकल है, 365। तो उसमें भी अलग अलग खंड बनाए गए हैं। इन द सेम सेंस में अगर बात करें महाभारत की, तो महाभारत को टोटल 18 खंडों में बनाए गए हैं। अब उन 18 खंडों में नाम आपको, वो जो 18 इनके खंड है ना, इन खंडों को पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पर्व के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे महाभारत में 18 खंड हैं जिनका नाम अभी हमको बता रहे हैं। उसमें से था एक आदि पूर्व, ठीक है, सभा पूर्व, वन पूर्व, विराट पर्व हैं, ठीक है, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, ठीक है, स्वास्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शीत शांति पर्व,
अनुशासन पर्व, इस तरह से करके कितने खंड थे इसके? 18 थे। ठीक है, तो महाभारत में टोटल खंडों की संख्या कितना हो जाएगी? 18 यानी 18। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि महाभारत के किस खंड में कौरवों और पांडवों के युद्ध का उल्लेख मिलता है? ठीक है, महाभारत का ऐसा कौन सा खंड था, ठीक है, जिसमें कौरवों और पांडवों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ अगर बात करें कि मुख्य रूप से महाभारत को 3 खंडों में बांटा गया था, जबकि अगर बात करें पूरे सिचुएशन के आधार पे, तो सिचुएशन के आधार पे महाभारत को 18 खंडों में बांटा गया था, जबकि मुख्य रूप से कितने? 3 खंडों में। तो पहला खंड यहाँ पे असांख्यिकी, असांख्यिकी को एक और दूसरा नाम है कथनात्मक। असांख्यिकी का दूसरा नाम क्या है? कथनात्मक। दूसरा वर्णनात्मक और तीसरा है उपदेशात्मक। तो महाभारत का जो वैसा खंड जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध यानी मारामारी या झगड़ा, ठीक है, का उल्लेख मिलता है, वो है असांख्यिकी, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज़? कथनात्मक। क्या बोल सकते हैं जी? कथनात्मक। तो कथनात्मक यह वो खंड था जिसमें पांडवों और, ठीक है, कौरवों के युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कुलप शब्द का अर्थ होता है। कुलप जौन शब्द बा एक रियल में का अर्थ होला, ई बताओगे बा, ठीक बा। तो कुलप का मतलब देखिए यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कुल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अथी, क्या बोलते हैं उसको? जात से संबंधित यहाँ पे बातें आ रही है। तो कुलप का अर्थ कर है कि देश की रक्षा करने वाला। तो देश की रक्षा करने वाली ये ऐसा नहीं होता है। जैसे बात करें अगर हम राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र के जो पति होते हैं ना, उनको राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें प्रांत, प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य। तो प्रांतपति की अगर बात करें तो प्रांतपति हो जाता है आपका थी मुख्यमंत्री। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हो गए, ठीक है, इस तरह से करके चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि कुलप शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया है देश की रक्षा करने वाला, या राज्य की रक्षा करने वाला, या कुल की रक्षा करने वाला। तो कुल मतलब कुलप, यहाँ पे कुल की रक्षा करने वाले को क्या बोला जाता है? तो कुलप शब्द का अर्थ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही से क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस विद्या में, ठीक है, करके किस विद्या में कन्या के संबंधी को पराजित कर उससे विवाह किया जाता था? किस विवाह में? ठीक है, तो यहाँ अगर विवाह की बात करें ना, तो विवाह को महाभारत में 2 समूह में बांटा गया था। विवाह को महाभारत में कितने समूह में बांटा गया था? 2। एक था मान्य और दूसरा था अमान्य। एक क्या था? मान्य और दूसरा अमान्य था। तो मान्य विवाह वह था जिसमें किसी स्त्री के साथ जब विवाह किया जाता था ना, तो उसके पिताजी से पहले परमिशन ली जाती थी। ठीक है, मतलब क्या आप उसके पिताजी, उस स्त्री के पिताजी किसी लड़के से विवाह करने के लिए सक्षम है कि नहीं? तो वे सबके सब मान्य विवाह थे। जबकि अमान्य विवाह था ना, ठीक है, अमान्य विवाह की अगर बात करें तो अमान्य विवाह जो था ये राक्षसों या जितने भी अप्राप्त आर्य या थे, ठीक है, 50 या राक्षस या बोले तो असुर, ये सब वैसे विवाह करते थे। जैसे अभी के टाइम में भी प्रचलित है। कुछ लोग कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार विवाह करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे माता पिता चाहेंगे वैसे ये विवाह करते हैं। तो इस तरह के विवाह को हम लोग कहते हैं मान्य विवाह, कि पापा जी मान गए हैं ना तभी विवाह करेंगे, यानी पापा के अनुसार विवाह होगा तो मान्य विवाह होगा। जबकि कुछ लड़के ऐसे हैं ना, मतलब कि वो किसी के साथ फिट हो जा रहे हैं, किसी लड़की के साथ फिट होके, ठीक है, और उसके साथ क्या करते हैं कि भाग कर कैसे भी शादी कर लेते हैं, तो वो विवाह होगा अमान्य विवाह। क्या होगा? अमान्य विवाह। कहा कि पापा जी ने नहीं कहा है कि बाबू तू जा कहीं से शादी कर लो, पापा जी का अगर अनुसार शादी होगा तो मान्य विवाह होगा, और पापा जी के अनुसार, पापा जी के विरुद्ध अगर शादी होगा तो क्या होगा? अमान्य विवाह होगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि किस विवाह में कन्या के संबंधी को पराजित कर उससे विवाह किया जाता है? कन्या के संबंधी का मतलब कि हो सकता है कि ओकर पापा जी भी हो सकते हैं, या उसके भैया हो सकते हैं, या उसके नाना हो सकते हैं, या उसके पापा हो सकते हैं, या चाचा, कोई भी हो सकता है। तो जब कौन लड़का या कोई भी जाति के लोग किसी स्त्री से विवाह करने के लिए
उसके संबंधी यानी उसके पापा या चाचा या नाना या नानी या पापा किसी को भी पराजित करके यानी मुक्का मुक्का मार के गम गम मार के तब विवाह करते हैं, तो उस विवाह को हम लोग बोलते हैं राक्षस विवाह। क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह जो है ना, ये मान्य विवाह, अमान्य विवाह का एक रूप होता है। क्या होता है? अमान्य विवाह का एक रूप होता है। जबकि दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, ये दोनों के दोनों क्या होता है? मान्य विवाह का रूप होता है। ठीक है, तो मान्य विवाह में पापा के अनुसार शादी होता है, जबकि अमान्य विवाह में पापा के विरुद्ध शादी होता है। तो ये इस तरह सब समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर मान्य विवाह में कौन कौन से विवाहों का प्रचलन था, तो वो था ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, है ना, अर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह था। ठीक है, और अगर बात करें अमान्य में, तो अमान्य में विवाह था असुर विवाह। ठीक है, क्या था? असुर। तो असुर समझते होंगे आप लोग। ठीक है, क्या था? असुर विवाह था। उसके बाद गंधर्व विवाह था, उसके बाद राक्षस विवाह था। तो इस तरह से कुछ विवाह के प्रकार थे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है 6 कि किस सिद्धांत के अनुसार स्त्री के विवाह के पश्चात पिता का गोत्र त्याग कर पति का गोत्र करती है। ठीक है, मतलब ये कौन सा सिद्धांतवा था जिसके अनुसार स्त्री का अगर विवाह हो रहा है तो वह स्त्री अपने पापा जी का गोद छोड़कर यानी अपने पापा जी का घर छोड़कर, ठीक है, और अपने पति के गोद में यानी पति के घर में जाके क्या कर सकती है? रहेगी, त्याग कर। तो कह रहा है कि रक्षा के सिद्धांत के अनुसार या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। तो यहाँ देखिए, न्यूटन साहब जो फिजिक्स के क्या थे? जन्मदाता थे। वो इस हिस्ट्री में क्या करने आएंगे? अब यहाँ पे विवाह हो रहा है कि न्यूटन का तीसरा बोल रहा है, लग रहा है यहाँ पे विवाह हो रहा है, न्यूटन का तीसरा बॉल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो विवाह और न्यूटन का तीसरा बॉल में बहुत डिफरेंस है। न्यूटन का तीसरा बॉल कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जबकि विवाह यहाँ हो रहा है। तो इसलिए न्यूटन का तीसरा नियम नहीं होगा और नहीं रक्षा सिद्धांत होगा, ये होगा पितृवंशिकता सिद्धांत के अनुसार। सॉरी, ये सही होगा। ठीक है, यानी ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, जबकि ये दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ विवाह हो रहा है, न्यूटन का तीसरा बॉल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो ऐसा सिद्धांत था जिसमें स्त्री के विवाह के पश्चात पिता का गोद त्याग देती है स्त्री और अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, पति या हस्बैंड के गोद में जाके उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पितृवंशिकता सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ ऑप्शन सी सही हुई। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें हम, तो 7 नंबर कहा था कि जब उच्च वर्ण का पुरुष, ठीक है, निम्न वर्ण के स्त्री से विवाह करे तो क्या कहलाता है? उसको कौन सा विवाह कहा जाता है? करे क्वेश्चन फिर से समझिएगा। जब उच्च वर्ण का पुरुष मतलब उच्च जाति का जब पुरुष निम्न विवाह के स्त्री के साथ विवाह करता है, ठीक है, निम्न वर्ण के स्त्री के साथ विवाह करता है, तो उसको बोलते हैं अनुलोम। मान लीजिए कि एगो ए है, ठीक है, एगो बी है। तो ए उच्च जाति का ए पुरुष है और बी निम्न जाति का पुरुष है, तो क्या ये दोनों के दोनों एक ही जैसे कैटेगरी के हैं? अलग अलग है। तो जब एक ही जैसे के कैटेगरी नहीं होते हैं ना, तो उसको हम लोग अनुलोम बोलते हैं, और जब एक ही तरह के कैटेगरी होता है ना, तो उसको विलोम बोलते हैं, विलोम या प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ए लिखा है, एगो ए लिखा है, इसको भी, तो ये समान हो गए, इसलिए ये क्या होगा? ये विलोम होगा। ठीक है, जबकि अगर दूसरे अनुसार बात करें तो आप यदि इलेक्ट्रिक की दृष्टि से समझना चाहते हैं ना, तो यदि प्लस को लेते हैं और यहाँ भी प्लस के लेते हैं, तो समान समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि एगो प्लस रहे और एगो माइनस रहे, तो असमान जात के लोग यानी ऊंच और नीच, ठीक है, ऊंच वर्ण और नीच वर्ण के जो लोग होंगे ना, वे क्या होंगे? अनुलोम होंगे। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब उच्च वर्ण का पुरुष, तो एगो उच्च वर्ण का पुरुष ए हो गया, जब निम्न वर्ण के पुरुष, तो ऊंच और निम्न यानी दोनों के दोनों अलग अलग कह रहा है, सेम नहीं है, अलग अलग कह रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए बी है, तो इन दोनों में विवाह होगा, तो वह विवाह का कौन सा रूप कहलाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन में कह रहा है कि राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह जो होता है अमान्य विवाह होता है, हमने बताया पहले। और अनुलोम विवाह जो होता है ना, ये अलग अलग वर्ण के लोगों के बीच जब विवाह होता है तो उसको
क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनुलोम विवाह। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, अगर प्रतिलोम विवाह की बात करता तो ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण के स्त्री के साथ विवाह करे या ब्याह करे या शादी करे तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो चंडाल किसे कहा जाता है, तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है। चंडाल, चंडाल उसको बोला जाता है जो यदि कोई पुरुष मर रहा है तो उसके लिए कब्र खोदता है, या यदि कोई जानवरों का डेथ है, मृत है, तो उसके छाल को नोचने वाले को चंडाल कहा जाता है। या आप बात करें तो यदि न्याय की दृष्टि से बात करें तो जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है ना, तो उसके जिसको फांसी दिया जाता है उसके पीछे जो रहता है ना फांसी देने वाला, उसको जल्लाद बोला जाता है। ठीक है, चंडाल भी बोला जाता है। तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पे चंडाल बोला जाता है। यानी ऑप्शन में दिया मुर्दों को जलाने वाला, ये भी सही है। मृत पशु के खाल को निकालने वाला, ये भी सही है। फांसी देने वाला, ये तीनों के तीनों सही है। यानी हमारे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चंडाल कहा जाता है इन सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कुलप किन्हें कहा गया, कुलप। ठीक है, कुलप चंडालों को, तो चंडाल को नहीं कर सकते, परिवार के मुखिया को कि पंचायत के मुखिया को कि गांव के मुखिया को, तो कुलप बोला जाता है परिवार के मुखिया को। ठीक है, फैमिली मेंबर को, यानी फैमिली में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे ना बड़े, तो उनको क्या बोला जाएगा, कुलप बोला जाएगा। यदि मान लीजिए कि किसी परिवार में पिताजी माताजी नहीं है तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होगा, भाई में चाहे बहन में, वो सब क्या होंगे, कुलप होंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुलप किन्हें कहा जाएगा, तो परिवार के मुखिया को कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विवाह की परिपाटी किस काल में स्थापित हुई। विवाह की परिपाटी यानी विवाह का जो रीति रिवाज था, इसको कब से आरंभ किया गया। ठीक है, तो अभी ना सभी लोग विवाह कर करके मतलब ऐसे कर रहे हैं कि अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं वगैरह। ठीक है, तो यदि विवाह की परिपाटी नहीं स्टार्ट होती तो कोई व्यक्ति सब कमारा के कमारा ही रहते। ठीक है, तो यहाँ कह रहे कि गुप्त काल में कि पाषाण काल में कि ऋग वैदिक काल में, तो विवाह की जो परिपाटी यानी नियम कानून जो था, विवाह करने की प्रथा जो थी, यह ऋग वैदिक काल से स्टार्ट हुई थी। किस काल से स्टार्ट हुई थी, ऋग वैदिक काल। ये आपसे एकदम क्वेश्चन पूछने ही वाला है। ठीक है, विवाह की प्रथा किस काल से स्टार्ट हुई थी, तो ऋग वैदिक काल से हुई थी। ठीक है, जिस समय वेदों का आविष्कार हुआ था ना उस समय में। हालांकि वेद के प्रकार भी आपको पढ़ने को इसी चैप्टर में आपको मतलब हिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलेगा, हम ही आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी जो क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को बात करते हैं, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शास्त्रों के अनुसार राज करने का अधिकार था। ठीक है, शास्त्र के अनुसार इस पूरे जगत पे राज्य करने का अधिकार किसका होता है, ब्राह्मणों को होता है कि क्षत्रिय को होता है कि वैश्य को होता है कि शूद्र को होता है, तो ब्राह्मण को नहीं होगा। मान लीजिए कि जो व्यक्ति यानी जिस समुदाय के व्यक्ति, ठीक है, अपने प्रजा और अपने राज्य या पूरे देश को रक्षा करता है, उसको मतलब उस पर अधिकार करने का उसी को तो हक है ना। ठीक है, तो अगर बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय जो होता है ना, ये अपनी राज्य की रक्षा करता है। ठीक है, इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि क्षत्रिय जो होते हैं ना, क्षत्रिय को ही राज करने का पूरा अधिकार होता है। क्योंकि दिन रात वो अपनी राज्यों की मतलब क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ताकि कोई बाहरी आतंकवादी इसमें ना एंट्री करे। यानी शास्त्र के अनुसार राज करने का अधिकार केवल किसको होता है, क्षत्रिय को होता है। ठीक है, किसको होता है जी, क्षत्रिय को होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम, तो 12 कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य को किस कुल का मानते थे। ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य को किस कुल का मानते थे। ठीक है, क्षत्रिय कुल की ब्राह्मण कुल या वैश्य कुल या निम्न कुल। तो ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य को निम्न कुल के मानते थे। ठीक है, किस कुल के मानते थे, निम्न कुल यानी निचली जाति के। ठीक है, निम्न कुल हो जाएगा। यानी 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। तो सतसहस्त्री का दूसरा नाम है महाभारत। क्या है, महाभारत। सतसहस्त्री का दूसरा नाम क्या है जी, महाभारत। और महाभारत में कितने
पर्व होते हैं? तो 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8। मुख्य रूप से इसमें कितने पर्वों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, 3। हमने अब आपको बताया कथनात्मक हो गया, इस तरह से सब बता दिया आपको। ठीक है, आप जाके बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14 का होता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? समालोचनात्मक संस्करण कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आर.डी. बनर्जी, बानर्जी नहीं बनर्जी। ठीक है, के.पी. जायसवाल, बी.एस. सुखथंकर, नाम भी अजीब है थोड़ा। ठीक है, पी.वी. काने। महाभारत के जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बी.ए. थुकशंकर को, सॉरी सुखथंकर। ठीक है, तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कुंती, ठीक है, ओ निषादी लघु कथा। कुंती ओ निषादी एक छोटा शॉर्ट कथा है। इस कथा को रचना करने वाले का नाम बता देना है। ठीक है, तो ऑप्शन में एक दे लेवा महादेवी वर्मा जी हैं, कि महाश्वेता देवी है, कि प्रेमचंद है, कि भगवती चरण वर्मा है। तो कुंती ओ निषादी लघु जो कथा है इसकी रचना करने वाले का नाम है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? फिर से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहे कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? मतलब माता के नाम से जो पुत्र होंगे ना उनके नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी, यहाँ बताना है। ठीक है, तो एक में कह रहे कि मौर्य वंश, और आपको बताना है कि मौर्य वंश का जो स्थापना हुआ था किसने किया था और कब हुआ था। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपके रिप्लाई का वेट करेंगे। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था आपको बताना है। कुषाण वंश या वाकाटक या सातवाहन। तो माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा जो था ना वो सातवाहन वंश के शासकों ने, ठीक है, प्रचलित थी। किस वंश के शासक में? सातवाहन। और सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम भी बताना है आपको। ठीक है, ताकि पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा है, और आपको ये भी बताना है कि सातवाहन वंश के टाइम में यानी सातवाहन काल में किस तरह के मुद्रा का प्रचलन था। ठीक है, तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य वंश के संस्थापक किसने किया था, स्थापना किसने किया था और कब हुआ था। और 2 क्वेश्चन ये पूछे कि सातवाहन वंश के शासक में मुख्य शासक का नाम क्या है जिसने स्थापित किया था, और सातवाहन वंश में यानी सातवाहन काल में किस तरह के सिक्कों का प्रचलन था। ये 4 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अगर, तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो मनु स्मृति को हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कि तो मनु स्मृति हो सकता है। तो क्वेश्चन में कहता है कि मनु स्मृति यानी महाभारत में कितने विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो हमने आपको बताया पहले कि विवाह यहाँ पे 2 खंडों में विभाजित था। एक था मान्य विवाह, दूसरा अमान्य विवाह। ठीक है, एक मान्य था, दूसरा अमान्य विवाह था। तो मान्य विवाह का मतलब कि पापा के मर्जी से जो शादी हो। ठीक है, और अमान्य विवाह का मतलब कि पापा से झोटा झूठी, ठीक है, माई से झोटा झूठी करके तब विवाह कीजिए, तो उसको अमान्य विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के विवाह जो यहाँ पे कितने होते हैं, 2 खंड में बांटा गया था। तो मान्य विवाह के 4 प्रकार और इसके विवाह के 4 प्रकार। अब इसके 4 प्रकार थे कौन कौन, तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ठीक है, अर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह। और अमान्य विवाह का प्रकार था असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह। ये विवाह 4 प्रकार का उल्लेख मिलता है किसमें, महाभारत में। तो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर हो जाएगा 8, यानी बी हो जाएगा।
8, ठीक है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है किसमें, रामायण में, जिसमें 4 गो मान्य था, 4 गो अमान्य था, ठीक है। यहाँ पे तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, तो 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें हम, तो 18 में कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, ऋग्वेद की, यजुर्वेद या रामायण या महाभारत में, तो ऋग्वेद में किया गया है पुरुष, ठीक है। यानी 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, तो 19 में कह रहा है कि द्विज के अनुसार किस वर्ण को रखा गया है, ठीक है। द्विज के अनुसार किस वर्ण को रखा गया है, तो द्विज के अनुसार तृतीयक वर्ण को रखा गया है। किस वर्ण को रखा गया है, तृतीयक वर्ण को रखा गया है, तृतीयक वर्ण, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्विज के अनुसार किस वर्ण को रखा गया, तृतीयक वर्ण को रखा गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता कि मंदसौर अभिलेख में व्यवसायियों के किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है। यह एक अभिलेख है जिसका नाम है मंदसौर। इसमें व्यवसायियों के किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है, मतलब किस तरह के व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। क्या वे व्यवसाय सूती वस्त्र बनाने वाले होते हैं कि रेशम वस्त्र बनाने वाले होते हैं, ठीक है, या सोना बनाने वाले होते हैं, तो किस व्यवसाय के श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो वस्त्र बुनकर की मतलब कि वस्त्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकर का मतलब कि रेशम से बनाए जाने वाले कपड़ों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, बनाने वाले का। स्वर्ण बुनकर का मतलब कि सोनार का उल्लेख मिलता है कि किसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो सोनार का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। उल्लेख मिलता है रेशम बुनकर का। किसका उल्लेख मिलता है, रेशम बुनकर का, यानी रेशम से बनाने वाले जो कपड़े होते हैं ना, और उन कपड़ों को जो बनाता था उनका उल्लेख मिलता है किसमें, मंदसौर अभिलेख में। किसमें मिलता है, मंदसौर। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो चैप्टर हिस्ट्री 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 3 का था, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट आपको चौथा पांचवा जितने भी होंगे चैप्टर्स का विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको हमेशा हम प्रोवाइड